नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज गौड़ साहित्य की इस यात्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वितान भाग 1 में संकलित अध्याय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी के संदर्भ में यह पाठ लिखा है कुमार गंधर्व ने। कुमार गंधर्व जिनका पूरा नाम है शिवपुत्र साढ़ीदारमैया कामकली। आपका जन्म कर्नाटक राज्य के बेलगांव जिले के सुलेभावी गांव में हुआ। वहां से संगीत की ऐसी यात्रा आपने आरंभ की कि दूसरा कोई आपके आसपास दिखाई नहीं देता। आपके संगीत में लोक धुनों को आपने शास्त्रीय रंग में रंग के एक अनुपम धरोहर राष्ट्र को सौंपी है। कहा जाता है कि मालवा से दो महत्वपूर्ण हस्तियां निकली, एक हैं कालिदास और दूसरे हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जी को कालिदास पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कबीर के पदों को जिस प्रकार से आपने प्रस्तुत किया है अन्यत्र दुर्लभ है। आपको भारत सरकार की ओर से पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। संगीत के क्षेत्र में आपके कार्य को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आपने एक चित्रपट संगीत की गायिका के स्वरों को सुनकर उनके संदर्भ में लिखने का निर्णय लिया। इससे लता मंगेशकर जी के साहित्य साधना के संदर्भ में परिचय प्राप्त किया जा सकता है। यह पाठ आपकी पूरक पुस्तक में संकलित है और आप जानते हैं कि पूरक पुस्तक में अन्य पुस्तकों की अपेक्षा जिस तरह की सामग्री रखी गई है उसके उद्देश्य कुछ दूसरे हैं। पूरक पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपके पाठ्यक्रम की जो एक रस्ता है उससे आपको उबारा जा सके। ऐसे पाठ जो सामान्य विधाओं के अंतर्गत होने के कारण पाठ्यक्रम की सीमाओं से परे पड़ते हों, उन पाठों से आपका साक्षात्कार करवाया जा सके। इस पुस्तक के अंतर्गत इस प्रकार के 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। एक, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसका अध्ययन आज हम करेंगे, जिस पर चर्चा हम करेंगे। दूसरा है राजस्थान की रजत बूंदें और तीसरा है आलो आंधारी। तो ये सभी जो अध्याय हैं ये अलग अलग विधाओं को, अलग अलग मनस्थितियों को, अलग अलग प्रकार के समाज के रंगों को आपके सामने रखने का काम करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इनके माध्यम से समाज के विभिन्न रंगों से आपको परिचित करवाया जा सके, आपकी कल्पना शक्ति को एक उन्मुक्त उड़ान दी जा सके। अब हम बात करेंगे इस पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थों की, क्योंकि इसमें कुछ इस प्रकार के पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिनसे शायद आपका पूर्व में परिचय न रहा हो। पाठ में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ: स्वर मालिकाएं, स्वरों के क्रमबद्ध समूह, स्वर मालिका में बोल नहीं होते, ध्वनि मुद्रिका, स्वरलिपि, शास्त्रीय गायकी जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है, ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय गायकी के अंतर्गत आते हैं। राग मालकोस, भैरवी थाट का राग जिसमें रे और प वर्जित हैं, इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है। त्रिताल, यह 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। गानपन, गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भाव विभोर कर दे।
द्रुत लय। लय 3 प्रकार की होती है, विलंबित लय धीमी, मध्य लय बीच की, द्रुत लय तेज। मध्य लय से दुगुनी और विलंबित लय से चौगुनी तेज लय द्रुत लय कहलाती है। ऊंची पट्टी, ऊंचे स्वरों का प्रयोग, तार सप्तक जो सबसे ऊंचे स्वर जिसमें रहते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। लोच, स्वरों का बारीक मनोरंजक प्रयोग। तैलचित्र, जिस चित्र में तैलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। पर्जन्य, बादल। अनभिषिक्त, बेताज। महत्वपूर्ण शब्द प्रयोग होंगे जिनका परिचय आपने प्राप्त किया। अब हम पाठ के सार पर थोड़ी चर्चा करें। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, यह पाठ एक व्यक्ति वृत्त है। लता मंगेशकर जी चित्रपट संगीत की एक ऐसी विभूति हैं जो भारतीय जनमानस में बहुत गहरी दखल रखती हैं, जिनके संगीत को सुन सुन करके, जिनके गीतों को सुन सुन करके कितनी ही पीढ़ियां आनंदित होती रही हैं। उन्हीं लता जी के गायन को शास्त्रीय तरीके से विश्लेषित करते हुए कुमार गंधर्व अपने विचार इस पाठ के माध्यम से रखते हैं। वे हमें भारत की संगीत परंपरा का ज्ञान भी साथ ही साथ देते चलते हैं। नूरजहां जैसे हस्तियों के बारे में उनकी टिप्पणी, सितार वादक विलायत खां आदि हस्तियों के संदर्भ में भी सांकेतिक रूप से चर्चा लेखक इस पाठ में करते हैं। वे कहीं न कहीं लता मंगेशकर जी की लोकप्रियता को खोजने का काम इस पाठ के माध्यम से करते हैं। बच्चों के अंदर जो साहित्य संगीत के प्रति अभिरुचि जगाने का काम चित्रपट संगीत के माध्यम से लता मंगेशकर जी ने किया है, इसका विश्लेषण लेखक करते हैं। लेखक गानपन की बात करते हैं। गानपन वह शक्ति, वह ताकत गीत की जो किसी भी श्रोता को भाव विभोर कर देती है, उसे गीत को गाने के लिए मजबूर कर देती है। लता जी के संदर्भ में उनकी कला की बारीकियों का अध्ययन करते हुए लेखक लिखते हैं, लता के कारण चित्रपट संगीत को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदला है। छोटी बात कहूँगा, पहले भी घर घर छोटे बच्चे गाया करते थे, पर उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोकिला का स्वर निरंतर कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका अनुकरण करने का प्रयास करेगा, ये स्वाभाविक ही है। इस प्रकार लेखक उन छोटी छोटी बातों की चर्चा अपने इस पाठ में करते हैं जो लता जी की इस लोकप्रियता का आधार हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा लेख लता जी की प्रशंसा के संदर्भ में ही लिखा गया हो। शास्त्रीय संगीत के ये गायक, समीक्षक उन बातों का विश्लेषण भी करते हैं जहां उन्हें लता जी की सीमाएं नजर आती हैं। एक स्थान पर वे कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि लता के गानों में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त होता है, पर मुझे खुद यह बात नहीं पटती। मेरा अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुतलय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, तथापि यह कहना कठिन होगा कि इसमें लता का दोष कितना है और संगीत
दिग्दर्शकों का दोष कितना। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी में गवाते हैं और उसे अकारण ही चिल्लाते हैं। तो इस प्रकार अपने इस पाठ में लेखक लता जी के गाने की सीमाओं को दिखाने से भी नहीं चूकते। लता जी के गीत के संदर्भ में चर्चा करते हुए, गायन के संदर्भ में चर्चा करते हुए, चित्रपट संगीत पर उनके महत्व पर चर्चा करते हुए वे लगातार बड़ी अच्छी टिप्पणियां और भारतीय संगीत साहित्य के इतिहास के संकेत करते भी चलते हैं। चित्रपट संगीत ने किस प्रकार शास्त्रीय संगीत से उन तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया है जो उसकी लोकप्रियता का आधार हैं, इसकी बात भी पाठ में लेखक करते हैं। वे बताते हैं कि नूरजहां के गीत में गायन शैली में और लता मंगेशकर जी की गायन शैली में क्या फर्क है। वे बताते हैं कि किस प्रकार कई बार शिष्य अपने गुरुओं से आगे हो जाते हैं, किस प्रकार बच्चे अपने माता पिता की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। दीनानाथ मंगेशकर जी की सुपुत्री लता मंगेशकर ने निश्चित रूप से दीनानाथ मंगेशकर जी के शास्त्रीय संगीत को अपनी लयात्मकता के माध्यम से, अपनी संगीत की समझ के माध्यम से, चित्रपट के माध्यम से चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। इसी प्रकार सितार वादन के क्षेत्र में विलायत खां साहब ने अपने पिता से अधिक श्रेष्ठ कार्य संगीत के क्षेत्र में करके दिखाया। इसी क्रम में लेखक चित्रपट संगीत द्वारा भारतीय लोक गीतों को किस प्रकार अपने अंदर समाहित कर लिया है और किस किस क्षेत्र के लोक गीतों की कौन सी विशेषताएं हैं, वे सहज ही हमें इस पाठ में बताते चलते हैं। एक स्थान पर वे लिखते हैं, चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है, यहां नवनिर्मिति की बहुत गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया है, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत, रुक्ष और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतुचक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। तो जितने भी हमारे चित्रपट संगीत के कलाकार हैं, लेखक हैं, दिग्दर्शक हैं, संगीतज्ञ हैं, वे संगीत के इस विशाल क्षेत्र में से नए और महत्वपूर्ण विषयों को चुनते रहते हैं। अब हम पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक ने पाठ में गानपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। लता मंगेशकर जी के गीतों की विशेषता बताते हुए लेखक बताते हैं कि उनके गीतों की सबसे बड़ी विशेषता है गानपन, और इसका अर्थ है कि वह शक्ति जिसके कारण श्रोता भाव विभोर हो जाता है। लय का, ताल का, शब्द का, अर्थ का ऐसा समायोजन जिसके माध्यम से सहज सुनते ही कानों में रस घुल जाए। कोकिल के से अपने स्वरों के माध्यम से लता मंगेशकर जी ने यह काम किया है। उनके सभी गानों में यह गानपन हमेशा मौजूद रहता है। जिस प्रकार मनुष्यता के बिना मनुष्य का कोई मतलब नहीं है,
उसी प्रकार गानपन के बिना गीतों का कोई अर्थ नहीं है। अतः किसी भी श्रेष्ठ संगीतज्ञ को हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि वह गानपन के माध्यम से गीतों में वह ऊर्जा भरने का काम करे जिससे लगातार श्रोता भाव विभोर हों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। लेखक ने लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है? आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। लेखक ने विस्तार से अपने इस लेख में लता जी की गायकी की विशेषताओं का जिक्र किया है। वे उनके सुरीलेपन की बात करते हैं, वे उनके स्वरों के निर्मलता की बात करते हैं, वे कोमलता और मुग्धता की चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि किस प्रकार अपने नादमय उच्चारण के माध्यम से लता संगीत को, गीत को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने का सामर्थ्य रखती हैं। लता जी को शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होने के कारण वे अपने गीतों में शास्त्रीय शुद्धता का पालन भी करती हैं और इन सभी विशेषताओं के सम्मिलित प्रभाव के कारण ही लता अपने गीतों के माध्यम से इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने में समर्थ हो जाती हैं, इस प्रकार श्रोता के कानों में मिश्री सी घोलती हैं कि श्रोता भाव विभोर हो जाता है। आप किसी भी भारतीय से लता जी के गानों के संदर्भ में चर्चा कर सकते हैं। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, जैसे गीतों के माध्यम से वे भारतीय पारिवारिक चित्रों को, भारतीय संबंधों को व्यक्त करती हैं। तो देशभक्ति के संदर्भ में जैसे गीत उन्होंने दिए हैं जिन्हें सुनकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आंखों से भी अश्रुधारा बहने लगी थी, वैसे अमर और कालजयी गीत शायद दूसरी किसी भी वाणी में इतने शोभित नहीं होते। ऐ मेरे वतन के लोगों, आज भी जब भी कोई देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का कार्यक्रम होता है तो आप इस गीत के बिना देशभक्ति के गीतों की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपने उस मधुर गानपन के माध्यम से ही लता जी आज जन जन में लोकप्रिय हैं। कितने ही गीत, हजारों हजारों गीत लता मंगेशकर जी की वाणी से निकले हैं जिन पे चर्चा परिचर्चा हो सकती है। अगला प्रश्न है, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगारपरक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाती हैं। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? एक संगीताचार्य के दृष्टिकोण से कुमार गंधर्व जी हो सकता है अपनी बात बेहतर तरीके से रख रहे हों, पर आम भारतीय श्रोता के लिए इस कथन से सहमत हो पाना संभव नहीं है। दिल हुम हुम करे घबरा जैसे गीतों के माध्यम से निश्चित रूप से लता जी ने करुण रस को भी उसी तल्लीनता से, तन्मयता से व्यक्त किया है जिस तल्लीनता से, तन्मयता से वे श्रृंगार के गानों को व्यक्त करती हैं। अतः उनके करुण रस के गीत भी बहुत ही लोकप्रिय हुए हैं। देशभक्ति गीत की चर्चा हमने पहले भी की थी, वह भी कहीं न कहीं अपने भीतर करुणा को समाहित किए हुए है। जब घायल हुआ हिमालय, इस प्रकार की पंक्तियां उसमें हैं और निश्चित रूप से इन सभी करुणा संबंधित गीतों के साथ भी लता जी ने
अपनी इस संगीत यात्रा में न्याय किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। यहां अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मी संगीत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। लेखक ने फिल्मी संगीत के माध्यम से, चित्रपट संगीत के माध्यम से, शास्त्रीय संगीत के विभिन्न उपादानों के माध्यम से एक बड़ी सार्थक चर्चा इस लेख में की है। वे लोकगीतों के महत्व को लेख के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि किस प्रकार से लोकगीतों के रस को संगीत निर्देशक चुराने में सफल रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि लगातार संगीताचार्य नए नए क्षेत्रों की खोज करते हैं। नई नई इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से धुनें बनाई जा रही हैं। गानों में प्रभाव पैदा करने के लिए नई नई लोकेशंस की खोज की जा रही है और इस प्रकार के प्रयोगों में कई बार बड़ा भौड़ा रूप भी देखने को मिलता है। पर निश्चित रूप से जब आप नए क्षेत्रों की खोज करते हैं तो इस प्रकार की सीमाएं उसकी रहती हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। अक्सर यह आरोप लगाया जाता रहा है। इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय और अपनी राय लिखें। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए। यह चर्चा कुमार गंधर्व इस बारे में करते हैं कि प्राय जो खानदानी संगीतज्ञ हैं या हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समीक्षक हैं, वो यह आरोप लगाते हैं कि आमजन को शास्त्रीय संगीत से दूर करने का काम कहीं न कहीं चित्रपट संगीत ने किया है। पर कुमार गंधर्व इससे सहमत नहीं हो पाते और हम भी इससे सहमत नहीं हैं। आम व्यक्ति के लिए संगीत की गहराइयों का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। उसे नहीं पता ताल कौन सी है, सुर कौन सा लगा है, कैसा किस स्वर में गाया जा रहा है, बजाए जाने वाला किस राग को उसमें लगा रहा है। परंतु चित्रपट के माध्यम से संगीत का जो सौंदर्य होता है, जो आनंद होता है, वह आम आदमी तक पहुंचाने में चित्रपट संगीत के संगीतज्ञ गायक कामयाब रहे हैं। इसमें किसी किस्म की दो राय नहीं है। प्रश्न संख्या 6 है, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों तरह के संगीतों के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व की इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों ही प्रकार के संगीत का आधार कुमार गंधर्व गानपन को मानते हैं। वे समझते हैं कि गानपन वह विशेषता है जो किसी भी श्रोता को भाव विभोर करने का सामर्थ्य रखती है और यही कारण है कि व्यावहारिक रूप से लता मंगेशकर जी ने विश्व स्तर पर इतने हजारों हजार अपने चाहने वाले पैदा किए हैं। वे बताते हैं कि बच्चे भी जो संगीत के प्रति अभिरुचि जागृत हुई है, जो आज लय में गीतों को गा पा रहे हैं, उसका श्रेय कहीं न कहीं लता मंगेशकर जी को है और लता मंगेशकर जी की इस विशेषता को है, गानपन को है। तो कहीं न कहीं शास्त्रीय संगीत के जो संगीतज्ञ हैं, जो गायकार हैं, उन्हें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें भी यह प्रयास करना चाहिए कि शास्त्रीय जटिलताओं से अपने संगीत को निकालकर जन जन में उसे लोकप्रिय बनाने का काम वे करें। इस गानपन को, जिसे चित्रपट संगीत के लोगों ने प्राय अपनाया है, वह भी अपनाएं। इसके बाद प्रश्न है,
कुछ करने और सोचने के लिए। इसमें पहला प्रश्न है, पाठ में दिए गए अंतरों के अलावा संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत और शास्त्रीय संगीत का अंतर पता करें। इन अंतरों को सूचीबद्ध करें। शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में बहुत अंतर है। शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नियमों के अनुरूप गाए जाते हैं। ऋतुओं का भी निश्चयीकरण किया गया है कि किस ऋतु में कौन सा राग आपको गाना है। उसके लिए समय भी निर्धारित है कि किस समय पर आपको वह गीत गाना है। जबकि चित्रपट संगीत ने अपनी इस प्रकार की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है और इन सीमाओं को तोड़ने के कारण ही वह जन जन में अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर पा रहा है। यद्यपि दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, शास्त्रीय संगीत की और चित्रपट संगीत की, परंतु हमें यह भी समझना चाहिए कि इन्हीं सीमाओं के कारण उनका महत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शास्त्रीय संगीत में और चित्रपट संगीत में ये महत्वपूर्ण अंतर है। अगला हमारा प्रश्न है, कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होना आवश्यक है। क्या शास्त्रीय गायिकाओं को भी चित्रपट संगीत से कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार विमर्श करें। निश्चित रूप से चित्रपट संगीत गाने वाले गायकों को शास्त्रीय संगीत की जानकारी होनी चाहिए और होती भी है। हम देखते हैं कि किस प्रकार लता मंगेशकर जी को शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ और परख थी। लगातार अपने चित्रपट संगीत के गीतों में वे अपने इस ज्ञान का उपयोग करती रही हैं। हम देखते हैं कि यशस्वी गायक मन्ना डे ने किस प्रकार अपने संगीत के ज्ञान के, शास्त्रीय संगीत के ज्ञान के कारण ही ए मेरे प्यारे वतन, ए मेरे बिछड़े चमन जैसे गीत को उस शास्त्रीय गरिमा के साथ प्रस्तुत किया है। पर प्राय हम देखते हैं कि जो मुख्य शास्त्रीय गायक होते हैं उनके मन में कहीं न कहीं चित्रपट संगीत के प्रति हेय का भाव होता है या वे उसे कमतर करके आंकते हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। गानपन जो चित्रपट संगीत की महत्वपूर्ण विशेषता है, उससे शास्त्रीय संगीत के संगीतज्ञों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार अपने गीतों में उन विशेषताओं को जागृत करना चाहिए जिससे आम श्रोता उनसे जुड़ सकें। अतः हमने इस पूरे पाठ का अध्ययन किया, इस पर विमर्श किया, हमने चर्चा की कि इस पाठ को वितान पुस्तक के अंतर्गत समाहित किया गया है। वितान एक पूरक पुस्तक है और पूरक पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह है कि उस पुस्तक के माध्यम से आपके अंतर में पढ़ने की रुचि जागृत हो। अतः आप इस संदर्भ में अन्य अनेक पुस्तकों का अध्ययन करें। जितने नाम इस पाठ में आए हैं, कुमार गंधर्व, दीनानाथ मंगेशकर, विलायत अली खान, इन सब के बारे में आप परिचय प्राप्त करें। आपने देखा होगा कि आपके पाठ में कुछ तस्वीरें विविध वाद्य यंत्रों की छपी हुई हैं, तो आप इन वाद्य यंत्रों के बजाने के तरीके को भी सुने। इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से कौन कौन से प्रमुख गीतों को गाया जाता है उसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करें। तो इससे इस पाठ को इस पुस्तक में रखने की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।